कि ये फैसला आपकी नज़र में कैसा है? ऑब्वियसली जो बज़ाहिर पिटिशनर की पिटीशन थी या उनकी प्रेयर थी वो फैसला तो आ गया कि उनके ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस जो है वो कलअदम करार दे दिया, लेकिन जो तफसीलात उनसे मांगी जा रही थी वो जांच पड़ताल वहीं की वहीं है। देखिए, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो पैरा 9 है इस डिसीजन का। वो पैरा 9 जिसमें अब पैरा 9 के अंदर भी बड़ी इंटरप्रिटेशन है पैरा 9 की। अगर आप अंग्रेजी के अखबारात में पैरा 9 को पढ़ें तो वहाँ ये लिखा हुआ है कि एक हफ्ते के अंदर जो कमिश्नर है इनलैंड रेवेन्यू का, वो नोटिस सर्व करेगा और वो नोटिस सर्व करने की जो तमाम मालूमात हैं वो कमीशन को प्रोवाइड कर देगा चेयरमैन FBR, राइट, ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप पैरा 9 को पढ़ें जो हमारे सामने व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर रहा है, उससे पढ़ के ऐसा लगता है कि चेयरमैन जब कमिश्नर जो भी नोटिस सर्व करेगा उसको चेयरमैन जो है वो अपने सिग्नेचर से कमीशन के सामने लेके आएगा। अब वो कमीशन जो है वो क्या सुप्रीम जुडिशल कमीशन के सामने लेकर आएगा। अगर आप पैरा 9 को पढ़ें तो उसमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी नजर आती है। अगर अंग्रेजी अखबारात में उसके तबसरे को पढ़ें, उसकी रिपोर्टिंग को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि मामला अब कई महीनों के लिए, हाँ, अखबारात में पढ़ें, क्योंकि तमाम जितने भी पब्लिकेशंस हैं सबका अपना अपना एक नुक्ता नज़र है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, तो अखबारात से पढ़ के ऐसा लगता है कि मामला खत्म हो गया है, क्वाश हो गया है। मेरे पास ये अब फैसला इस वक्त मौजूद है। ये जो आप कह रहे हैं उसमें यही है कि कमिश्नर की तरफ से जब इशुएंस आ जाएगा ऑर्डर का, उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर जो चेयरमैन है FBR के वो अपनी रिपोर्ट काउंसिल में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करा देंगे। उसके बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो फैसला करें। जो मैं समझने से कासर हूं कि इस सारी चीज़ की टाइमलाइन क्या है। क्या कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को कई हफ्ते या महीने लगेंगे डिटर्मिनेशन करते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है उसको ये सब चीज़ें जांच पड़ताल करनी है, उसके बाद वो सबमिट करेगा। बिकॉज पाकिस्तान में जो जितने भी मामलात होते हैं उनका जो फ्यूचर होता है पाकिस्तान के कानूनी मामलात का, वो स्पीड पे होता है। अगर तो कोई मामला तेज़ी से गुजरेगा कोर्ट से या किसी कमीशन के सामने से तो फिर चीज़ें बड़ी बेहतर नजर आने लग जाती हैं, वरना हमारे यहाँ होता यह है कि चीज़ों को डिले कर दिया जाता है। उसकी भी टाइमलाइन है, महीनों में लटक जाती है। उसकी भी इस फैसले के अंदर टाइमलाइन है। जिस तरीके से कहा गया कि ये आज का जो फैसला है, जी मैं आपको बताती हूँ, इसमें जो आज बात हुई है कि ये आज फैसला आने के 7 दिन के अंदर अंदर जो कमिश्नर हैं इनलैंड रेवेन्यू वो नोटिस दे देंगे उनकी अहलिया को और उनके बच्चों को। ये पूरी प्रोसीडिंग्स जो इसमें एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, द प्रोसीडिंग्स शैल बी कंक्लूडेड बिफोर द कमिश्नर विद इन 60 days ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिसेस एज अफोरसेड एंड द ऑर्डर शैल बी इशूड बाय हिम विद इन 75 days ऑफ द सेड डेट ऑफ रिसीट। ये हाँ, अब क्या अगर इस टाइमलाइन को फॉलो किया जाता है जो इस ऑर्डर में है, बिकॉज कई दफा टाइमलाइंस फॉलो नहीं होती जी। अगर तो ये टाइमलाइन फॉलो की जाती है तो फिर तो जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके घर वालों के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। बिकॉज ये जो फंड्स थे इनके बारे में मुख्तलिफ पोजीशंस इख्तियार की गई हैं गुज़िश्ता कोई 1.5-2 बरस में। एक वक्त में अखबारात में ये लिखा गया कि ये बच्चों के अपने फंड्स हैं जो लंदन में या बरतानिया में प्रॉपर्टीज़ ली गई हैं, ये फैमिली के फंड्स हैं, बच्चे एडल्ट्स हैं, उन्होंने ख़ुद कमाए होंगे। फिर ये था कि फिर एक तासुर ये भी रहा कि चूँकि मिसेस जो हैं वो स्पेनिश हैं तो शायद उनका कोई फैमिली का इनहेरिटेंस या स्पेनिश पैसा था वहाँ से मिला था बाहर से। अब फाइनल जो पोजीशन इख्तियार की गई है वो ये है कि ये तो पैसे हैं एग्रीकल्चर लैंड के, एग्रीकल्चर इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम है और वो पढ़ाती भी रही हैं, तो फिर जो भी इनकम है वो अगर चेक से नहीं है, बैंक ट्रांसफ़र से नहीं है, वो सिर्फ कैश से है और वो FBR के रिकॉर्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, उस पर कभी कोई एडवांस टैक्स नहीं दिया गया, उस पर कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं दिए गए, तो फिर तो मामला बड़े गंभीर हो जाएंगे। ठीक है, और जितनी जल्दी ये चीज़ तय करेगी उतना मुश्किल होता चला जाएगा। तो ये इस तरह से इसको देखने की ज़रूरत है कि कितनी तेज़ी से FBR ने इस पर अपनी रिपोर्ट लिखनी है। डॉक्टर साहब देखिए, चौधरी मंजूर साहब ने सुप्रीम कोर्ट का जो माइंड है और जो डिसीजन है बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन यहाँ पे की है और वो इंटरप्रिटेशन जी मामला रेफर किया गया है वो मिसेस काजी फायज ईसा का जरीना फायज ईसा का केस जो है वो वहाँ पे रेफर किया गया। ठीक, अब जब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कल को उसमें इरेगुलरिटीज़ निकालता है जो मेरा ख्याल है खासी इसमें नज़र आएंगी, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जो उन्होंने सारी स्टेटमेंट आज दी है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि एग्रीकल्चर लैंड के पैसे भी थे वो अमेरिकन स्कूल से भी पढ़ाती रही हैं और 7 लाख पाउंड उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं थ्रू स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो उस टाइम पीरियड में कम से कम उनकी वर्थ कोई
12 से 14 करोड़ रुपया बन जाती। अब वो जो अमेरिकन स्कूल से अर्निंग करती रही हैं उस टाइम पीरियड में, और जो एग्रीकल्चर लैंड से है वो टोटल कितना बनता है। अब वो एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम होती है वो यूजली एग्रीकल्चर लैंड का मेरा ख्याल है रेफरेंस उनके वकला ने इसलिए कहा होगा कि वहाँ पर अक्सर चीज़ें कैश में होती हैं, वो बैंक चेक वगैरह में नहीं होती, वो कवर करने के लिए। तो इन द एंड इरेगुलरिटी ये बन जाएगी जो ये समझ IFPR के लेवल में कि इन चीज़ों पे अगर टैक्स नहीं दिया गया तो ये फाइन पेनल्टीज बन जाएंगी। तो एक तरह से एक लीगल हल निकाला गया है इस पूरी चीज़ का कि ये जो भी ब्लेम है ये अब मिसेस काजी फायज ईसा के ऊपर आएगा, और मंजूर साहब इस हद तक जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो इसमें वफाक का और प्रेसिडेंट का रेफरेंस था वो तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज जो हैं जिनको चीफ जस्टिस भी बनना है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपनी फैमिली की शो नहीं की। अब उससे बात बढ़ते बढ़ते एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म के लीगल इशू में चली गई है, यानी जज साहब को अब उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे मुझे आपको किसी और शख्स को ट्रीट किया जाएगा जिनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास ओहदा नहीं है। कॉमन जो बिजनेसमैन है जो एक नॉर्मल बिजनेस रन करता है उसके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, उसके पास ओहदा नहीं है, असर रसूख नहीं है, वो किसी भी चीज़ पे असरअंदाज नहीं हो सकता। उसके और इनकम टैक्स के दरमियान में मामला उसके और FBR के हैं। जहां मामला आ जाएगा एक पब्लिक ऑफिस होल्डर का, वो जज साहब हों, मिनिस्टर हों, चीफ मिनिस्टर हों, प्राइम मिनिस्टर हों, वहां मामला ज़्यादा पेचीदा होते हैं। यहाँ पर अपेरेंटली जिस तरह से बहस की जा रही है वहाँ से एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के बैठे हुए किसी बिजनेसमैन को ट्रीट किया जाए, और अल्टीमेटली मामला जो है उसके और टैक्स अथॉरिटी के। वहाँ तक तो बात बिल्कुल समझ आती है, लेकिन जो सेंस थी इसकी वो मेरा ख्याल डिफीट हो गई है इसकी सेंस। वो इस लिहाज से मंजूर साहब ठीक कहते हैं। अब उस पर जो एथिकल और मॉरल इशू है वो पाकिस्तान में वैसे भी एथिक्स और मॉरल हैं ही बड़े कमज़ोर। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि नई बात नहीं है, तो फिर उस पर मट्टी डालें, उसकी जानिब इतनी तवज्जो भी नहीं दी जाती कोई। ओके सही है, ये मेन चीज जो थी वो ये फैसला आ गया। मैं चौधरी साहब आपके शकूक व शुबात क्या हैं वैसे, ये जो आप बात कर रहे हैं आपके क्या शकूक व शुबात हैं? चलें वो भी हो गया, इदारे के पास चला गया, टाइमलाइन से कोई शुबात नहीं है। देखिए एक तो टाइमलाइन को समझें, 1 जुलाई से छुट्टियां शुरू होती हैं 2.5 महीने की सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। ये मामला छुट्टियों के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाएगा आइदर वे, नंबर 1, ताकि जब भी सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों के बाद वापस आए तो काजी फायज ईसा साहब अगर वो मैलाफाइडी नहीं पाए जाते तो फिर वो बेंच के अंदर बैठे। अभी वो किसी बेंच में नहीं बैठ रहे, ठीक है, वो या खासकर बहुत सारे इश्यूज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, देखिए उन्होंने फैसला लिखना है, नंबर 1 ARU एसेट रिकवरी यूनिट के बारे में इस फैसले के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर आएगा। मुझे नहीं समझ आ रही कि शहजाद अकबर साहब अब भी सारी प्रोसीडिंग अंदर सुनकर भी फिर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको लगता है शहजाद अकबर साहब के लिए कोई मसाइल हो सकते हैं आगे जाके? ये एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से जितने रिमार्क्स आए, जितनी बहस हुई, डिटेल्ड ऑर्डर में कुछ हो सकता है? शहजाद अकबर साहब के लिए नहीं होंगे। उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या प्रेसिडेंट साहब सिर्फ लेटर बॉक्स है तो उनको भेज दिया और फिर उन्होंने आगे बगैर देखे भेज दिया कि ये रेफरेंस ठीक है या गलत है? ऐसा नहीं हो सकता। इसमें प्रेसिडेंट को अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था, जो कि नहीं किया। नंबर 3 उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की, क्या प्राइम मिनिस्टर ने ली कैबिनेट से अप्रूवल? फरोग नसीम ने कहा नहीं। उन्होंने कहा सवाए सेक्रेटरी की ट्रांसफर से। बाकी सारा जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसके मुताबिक सारी कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये कैसे भेज दिया विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट? सो ये बहुत सारे सवाल आते हैं, जरा डिटेल फैसले को आने दें। और इसमें बहुत सारा जो 10 के 10 बहुत सारे सवालात ऐसे हैं या शकूक शुबहात हैं, जैसे मलिक साहब ने भी कहा कि 7 to 9 जो प्रोसीडिंग्स बताई गई हैं उस पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात या कुछ शकूक हैं जो क्लियर नहीं है, और ऑब्वियसली वो जो है डिटेल्ड ऑर्डर आने से ही होंगे। अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली ये टॉपिक ऐसा था और इस पे आप लोगों की राय आ सकती थी। मामला मैं मामला यहाँ पर ये है कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा की पिटिशन है वो आप ये देखें कि वो पिटिशन में चैलेंज किस ग्राउंड पे कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये रेफरेंस बदनीति की बुनियाद पर मेरे खिलाफ दायर किया गया, और फिर कॉन्सिक्वेंटली वो जो रेफरेंस है उसकी प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जा रहा है। अच्छा, अगर ये एक ग्राउंड हो और सोल ग्राउंड हो, उसमें उन्होंने कोई और अपनी पिटिशन में कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जिसमें उन्होंने
कोई जुरिस्डिक्शन पे सवाल उठाया हो, इख्तियार पे सवाल उठाया हो, हुकूमत के रेफरेंस भेजने के इख्तियार पे सवाल उठाया हो, या सुप्रीम कोर्ट की उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉम्पोजिशन पे सवाल, कोई ऐसा उनका सवाल नहीं है। उनका सिर्फ यही है कि बदनीति पर मबनी है और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको क्वैश कर रही है, यानी वो प्लीडिंग जो कोर्ट में की गई उसको दुरुस्त तस्लीम किया गया, वो तस्लीम करते हुए इसको क्वैश किया गया। तो शहजाद अकबर साहब की रीडिंग आउट ऑफ द प्लीडिंग्स की मंतक मुझे समझ नहीं आई। अगर वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरा नुक्ता उन्होंने क्या उठाया, जो कि बड़ी हैरानगी की बात थी, मैं तो समझता था कि शहजाद बैरिस्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट जब सवाल उठाती है तो आप उसके जवाब में नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट जब सवाल उठाती है तो आपके पास इख्तियार नहीं होता कि आप किसी मजीद तजाद से बचने के लिए और मजीद किसी मामले में उलझने से बचने के लिए कोई जवाब ना दें। आप सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पर असिस्ट कर रहे हैं, चाहे आप हुकूमती हैसियत में कर रहे हैं, तो आपके लिए जवाब देना लाजिम है। आज शहजाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हमने कुछ जवाब इसलिए नहीं दिए कि हम मजीद मामले को उलझाना नहीं चाहते थे। ये बड़ी अजीब मंतक है, मेरी समझ से बालातर है। और फिर तीसरी और जो सबसे अहम बात है कि देखिए आप ऑर्डर को अपने सामने रखें, ऑर्डर के पहले पैराग्राफ में आउटराइटली क्वैशमेंट का ऑर्डर है, फिर फ्रॉम 2 to 8 वो प्रोसीजर उन्होंने प्रोवाइड किया है कि जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा, मिसेस काजी फाइज ईसा अपनी किन प्रोसीडिंग्स में से गुजरेंगी, वो एफबीआर के पास उन्होंने मामले को भेजा। और जो 9 to 11 है, यहाँ पर मुझे थोड़े से शकूक व शुबहात है 9 से 11। मिसेस काजी फाइज ईसा could not be treated as a subject of Article 209। उनको ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं की जा सकती। सो उस वक्त तक हम अब जरा बात को ऐसे करेंगे कि ये डिटेल्ड जजमेंट तक हमें इंतजार करना पड़ेगा।